नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत के भूगोल से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वह आपको सभी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। UPPCS, SSC, UPSI, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, NTPC, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम में छोटे से लेकर बड़े तक सभी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी भारत के भूगोल में टॉपिक हैं, हम उनको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्षेत्रफल, सबसे पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। भारत के बारे में सही कथन है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। मतलब भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग घेरे हुए है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? दोस्तों, भारतवर्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है। दोस्तों, भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है। यह जनगणना सन 2011 के अनुसार है। अगली जनगणना सन 2021 में होनी है। उसके अनुसार यह डेटा चेंज हो जाएगा, परंतु अभी आपको इसी डेटा को याद रखना है। तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। नेक्स्ट, भारत में गांवों की संख्या है। दोस्तों, भारतवर्ष के अंदर लगभग 6,40,930 गांव हैं। यह जनगणना सन 2011 के अनुसार है। हमारा अगला टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। भारत विस्तृत है। दोस्तों, भारत किन अक्षांशों के मध्य विस्तृत है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है तथा देशांतरों की अगर हम बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है दोस्तों जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। भारत में कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम अभी हमने आपको बताए। इन सभी नामों को आपको याद रखना है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन, इन चारों जिलों में से सबसे निकटतम कर्क रेखा के दूरी पर स्थित है गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट स्थित है। दोस्तों, दिल्ली, कोलकाता,
जोधपुर और नागपुर, इन चारों शहरों में से कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है कोलकाता। भारत को लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। दोस्तों, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। दोस्तों, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा, इन चारों राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली, इन चारों शहरों में से जून माह में दिन की अवधि सबसे अधिकतम होती है दिल्ली की। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मानक समय। भारत का मानक समय क्या है? जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, उस स्थान की स्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। दोस्तों, जब भारत के मानक समय यामोत्तर के अनुसार अर्धरात्रि होती है, जबकि एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, तो उस स्थान की स्थिति 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होती है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? दोस्तों, भारत के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश तथा भारत के पश्चिमी छोर गुजरात, इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतराल हमें देखने को मिलता है। मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। सही कथन है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। दोस्तों, जो औरंगाबाद का अक्षांश है वह बड़ोदरा और पुणे अक्षांशों के बीच है, जबकि चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की स्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर है। दोस्तों, रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद, इन शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकट शहर है रीवा। यदि भारतीय मानक समय का अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, मतलब सुबह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय होगा। दोस्तों, जब भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह के 10 बजते हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब शिलोंग पर स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह्न। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न मतलब दोपहर के 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। दोस्तों, उस समय 14:30, इसका मतलब 2:30 का समय होगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो महाराष्ट्र भारतीय मानक यामोत्तर रेखा में शामिल नहीं है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा मतलब भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है इलाहाबाद से। यूपी के इलाहाबाद से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। दोस्तों, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT में अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के समय में हमें 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। इसका मतलब भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है।
यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा। दोस्तों, गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा आगे है। इसका मतलब गुजरात में सूर्य सुबह के 7 बजे पहुंचेगा। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट, दूरस्थ बिंदु। दोस्तों, दूरस्थ बिंदु में हमें भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर तथा दक्षिण इन चारों पॉइंट्स को क्या कहते हैं, उनके नाम बताए जाते हैं। तो अब हम उन्हें पढ़ते हैं। दूरस्थ बिंदु भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों, भारत के सबसे दूर स्थित दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी राज्य है गुजरात। इनके लिए आपको मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने साथ मैप को भी ज़रूर रखिए। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। दोस्तों, भारत के सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि गोरमोता गुजरात में स्थित है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट, सीमावर्ती देश। भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? सत्य कथन है असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दोस्तों, भारत का राज्य असम यह भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के साथ लगा हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल यह भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम यह बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, वह राज्य कौन सा है? दोस्तों, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य दोस्तों मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती। आपको याद रखना है। तो फिर किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ मिलती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल इन राज्यों की सीमा भूटान के साथ मिलती है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है। दोस्तों, म्यांमार के साथ सबसे अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है। तो म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट, म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। दोस्तों, म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। यह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अब पाकिस्तान के साथ 3 राज्य सीमा साझा करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। दोस्तों, भारत के साथ सबसे लंबी बांग्लादेश की सीमा है। आप यहाँ पर चीन को टिक मत करना। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है। दोस्तों, असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम इन चारों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता? तो नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है
दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड लाइन यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा साझा करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वह परवर्ती सीमा का उदाहरण है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है। दोस्तों भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है और यह उत्तर पूर्वी मतलब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत श्रीलंका से अलग होता है। दोस्तों भारत पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी ना तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वनडे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद करिए। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारत का राज्य है सिक्किम। मतलब सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा शेयर करता है, नेपाल, भूटान और चीन। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं मतलब बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है। दोस्तों भारत का राज्य त्रिपुरा वह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। सबसे पहले हम इसमें भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। दोस्तों भारतीय स्थलपिंड कहाँ से कहाँ की ओर सरका है? तो दोस्तों भारतीय स्थलपिंड यह उत्तर की ओर खिसका है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप यह गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय विभाजित है। भारत का विभाजन किस प्रकार से किया गया है? दोस्तों भारत का विभाजन 4 प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में किया गया है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं और यह उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। दोस्तों यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यदि भारत में हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की स्थिति किस प्रकार होती, तो भारत का भौगोलिक स्वरूप किस प्रकार होता। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारत के उत्तर में चीन, फिर रूस। तो रूस से आने वाली जितनी भी शीतलहर हैं, जितनी भी ठंडी हवाएं हैं, वह हमारे देश में आती। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। दोस्तों भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। इसका मतलब मेघालय पठार दक्षिण प्रायद्वीप का भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है। दोस्तों भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। सही सुमेल है। हमें यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा पर्वत या घाट किस प्रकार यानी किस युग में विस्तृत हुए। जैसे कि दक्कन ट्रैप, इसकी उत्पत्ति क्रेटेशियन आदि नूतन काल में मानी जाती है। पश्चिमी घाट, इसकी उत्पत्ति उत्तर नूतन काल में मानी जाती है। अरावली पर्वत, यह प्री कैम्बियन युग का माना जाता है, जबकि नर्मदा ताप्ती यह अत्यंत नूतन काल की मानी जाती हैं। नेक्स्ट
केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। दोस्तों केरल का कुट्टानाड यह भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केरल का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कुट्टानाड। कुट्टानाड को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। इसका मतलब जो केरल का कुट्टानाड है वह काफ़ी प्रसिद्ध जगह है।